उस्मान साहब अपने सिपाहियों और बेटों के साथ जेनी शहर में दाखिल होते हैं और जहाँ पर लोग उनको खुश आमदीद कहते हैं और उस्मान साहब को बहुत ज्यादा दुआएं देते हैं। जब उस्मान साहब और उसके सिपाही भी अपने सीनों पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनके आगे बढ़ जाने के बावजूद भी लोग नारे बुलंद कर रहे होते हैं, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद। जबकि जंगल में अलचीची खातून अपनी जान बचाने के लिए मुसलसल भाग रही होती है। इसीलिए मैं उसको कराबल की आवाज सुनाई देती है, उसका पीछा करो, उसका पीछा करो। इसीलिए मैं अलचीची खातून अपना चोगा उतार कर एक तरफ मोड़ कर रख देती है और पाँव के निशान एक तरफ छोड़ने के बाद खुद दूसरी तरफ मुड़ जाती है। फिर लकड़ी के सहारे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद कराबल अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है। पहले वो चोगे को देखता है, फिर अलचीची के छोड़े हुए निशानों को देखता है और फिर उसी सिमत में चला जाता है। उनके चले जाने के बाद अलचीची खातून रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा। फिर खुद को संभालते हुए उठकर आगे बढ़ती है, जबकि कराबल और उसके साथी मुसलसल भाग रहे होते हैं। और काफी दूर आगे जाने के बाद कराबल कहता है, वो चली गई, हम वापस जा रहे हैं, हम नदी के किनारे से जाएंगे। ये कहते साथ ही वो फिर से पीछे दौड़ पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि अलचीची भी नदी के अंदर भाग रही होती है। कराबल और उसके साथियों को देखकर अलचीची खातून अपना सांस रोककर पानी के अंदर डुबकी लगा लेती है। पानी को हिलता हुआ देखकर कराबल नेजा लेता है और पानी के अंदर बहुत देर तक मारता रहता है और नाकाम होने पर कहता है, हम वापस जा रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं है। इस पर एक सिपाही पूछता है, हम वादा सुल्ताना को क्या जवाब देंगे। जवाबन कराबल कहता है, वो जख्मी है, वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगी, चलो चलें। ये कहते साथ ही वो सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। उनके आगे बढ़ जाने के बाद अलचीची खातून पानी से बाहर निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता वो भी आगे बढ़ जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि अलचीची खातून के साथ आने वाले सिपाहियों में से एक सिपाही काफी ज्यादा जख्मी होता है और उठकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने के बाद कहता है, वो अलचीची खातून को अगवा करके ले गए। ये कहते साथ ही वो घोड़े के ऊपर बैठकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद कराबल भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है और कहता है, चीजें जमा करो और कोई भी निशान मत छोड़ना, मेरा घोड़ा लेकर आओ, मैं वालदा सुल्ताना को खबर देने जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो अलचीची खातून का चोगा और तलवार लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि उसके सिपाही निशानात मिटाने में लग जाते हैं। उधर यानी शहर में मैलून खातून असरीगन बानो के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, हवेली में खुश आमदीद असरीगन बानो, अगर आप इस मियान के मिलने तक हमारी मेहमान बनना चाहती हैं तो हम अच्छी तरह से आपकी मेजबानी करेंगे। जवाबन असरीगन बानो कहती हैं, वो हमें सकाफत की आड़ में पत्थरों की दीवारों के अंदर कैद कर रहे हैं, तो आप लोग भी उनकी जाल में फंस गए और अपने खेमों को छोड़ दिया। इसीलिए मैं उल्गिन खातून और कराबे खातून वहाँ पर आती हैं और मैलून खातून असरीगन बानो को जवाब देते हुए कहती है, क्या आपको लगता है कि चनार का दरख्त जब आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है तो अपनी जड़ों को भूल जाता है? खातून, हम आपके बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारे खेमे और हवेली अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान हो रहे हैं। तुर्क अलग अलग ही क्यों न रहते हैं, हम में यही फर्क है। जब तुम लोग ख्वाब देख रहे होते हो तो हम जमीनें फतह कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं उस्मान साहब सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। अगर आपने बातों की जगह पर कोई काम करना होता तो आप यहाँ पर जहमत ना करती खातून। यहाँ पर आने की वजह भी आपको मालूम होगी उस्मान बे। जबन उस्मान साहब कहता, ठीक का आबाद रहें, आपकी मदद से हम उस जाल से निकले जो उन्होंने कोनिया में लगा रखा था। सुल्तान मैसूर तख्त नशीन हो चुके हैं, मोमिन आपस में भाई भाई हैं और आपने भाईचारा दिखाया तो हम भी भाईचारा निभाएंगे। अगर हमने आलम इस्लाम के लिए अपनी जान दाव पर ना लगाई तो नुमान तबरेज में अपना खूनी परचम लहराएगा। आप और गजन खान बाखूबी जानते हैं, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आज रात हम अच्छी मेज सजाते हैं ताकि मेहमान के साथ रोटी बांटे और दर्द बांटे। इस पर असरीगन बानो कहती है, मकसद बांटने से पहले आपको रोटी बांटनी होगी उस्मान बे, मुझे खुशी होगी। फिर उस्मान साहब अख्तमूर से कहते हैं, अख्तमूर तुम यहीं पर रुको। कि कारगुल कबीले में लोग दोबारा से खामे बना रहे होते हैं और कबीला पूरी तरह से तबाह हुआ होता है। बाला खातून काम काज को देख रही होती है और फिर बेंगे खातून से कहती है, हम बहुत ही जल्द बेहतर होंगे, इंशाअल्लाह सजा को खत्म कर दिया। ये सुनकर बेंगे खातून खुश होते हुए कहती है, जीते रहें, लेकिन कोई जुर्म बगैर सजा के नहीं रहना चाहिए। जब मेरा कबीला बेहतर होगा मैं वो सजा खुशी से कबूल करूंगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आइबर्स आ जाता है और कहता है, खेमों के लिए जो सामान कहा गया था वो अभी तक नहीं पहुँचा, क्या करें। तो बाला खातून कहती है, वो जानती थी कि हम जल्दी में हैं। ये सुनकर बेंगे खातून आइबर्स से कहती है, आइबर्स एक सिपाही भेजो, और आइबर्स वहाँ से चला जाता है। इसीलिए मैं कबीले के ढोल बेचते हैं और जख्मी सिपाही घोड़े के ऊपर पड़ा हुआ कबीले में दाखिल होता है और उनके करीब पहुँचते साथ ही घोड़े से नीचे गिर जाता है। ये देख कर बाला खातून चिल्लाते हुए कहती है, हकीम लाओ। फिर उससे पूछती, क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये किसने किया। जवाबन वो सिपाही कहता है, बेंगे खातून अलचीची खातून को अगवा कर लिया गया है। तो बेंगे खातून कहती है, किसने। जा सुल्ताना ने। ये सुनकर बेंगे खातून के होश उड़ जाते हैं, वो हड़बड़ा कर उठने लगती हैं। तो बाला खातून उसे रोकते हुए कहती है, पुरस्कून हो जाए बेंगे खातून, पुरस्कून हो जाए, दिमाग में बुरी चीजें ना लाएं, हम अलचीची को ढूंढ लेंगे। और फिर सिपाहियों से कहती, सिपाहियों तैयार हो जाओ, हम जेनी शहर जाएंगे। ये सुनते साथ सिपाही दौड़ पड़ते हैं। उधर सुल्ताना के खुफिया ठिकाने पर कराबल सुल्ताना के पास आता है। कराबल के साथ अलचीची को ना देखकर सुल्ताना पूछती है, कराबेल अलचीची कहाँ है। कराबल कहता है, मैं उसको पकड़ने ही वाला था,
ये सुनकर सुल्ताना चिल्लाते हुए कहती है, तुम उसको पकड़ने ही वाले थे, इसका क्या मतलब है? जवाबन कराबल चोगा और तलवार दिखाते हुए सुल्ताना से कहता है, ये खून आलूद चोगा और तलवार, मैंने जंगल में उसे खो दिया, लेकिन उसका जिंदा बचना मुमकिन नहीं, वो जख्मी है। इस पर सुल्ताना चिल्लाते हुए कहती है, तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सके अहमक। फिर कराबल पूछता है, अब हम क्या करेंगे मोहतरमा? तो सुल्ताना कहती है, चीची को किसी ने देखा? जवाबन कराबल कहता है, नहीं, वो अपने सिपाहियों से अलग हो गई थी, हमने निशानात मिटा दिए। फिर सुल्ताना कहती, तुम अपना मंसूबा जारी रखो, क्योंकि अलचीची को किसी ने नहीं देखा, वो उसकी लाश को नहीं ढूंढ सकेंगे। वो सोचेंगे अलचीची हमारे पास है, हम बेंगे खातून को खबर भेजेंगे जहाँ हम चाहेंगे। अगर वो वहाँ पर ना आई तो मैं उसकी बेटी को मार दूंगी। बेंगे की माँ है, वो जरूर आएगी। ये सुनते साथ ही कराबिल वहाँ से चला जाता है। उधर यानी शहर के बावर्ची खाने में अलगिन खातून खाना बनाने में मसरूफ होती है, जबकि करीबी कराबे खातून और गुरबज आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो इसीलिए में वहाँ पर जेर कुतई आता है और अलगिन खातून उन दोनों की तरफ उसको इशारा करती है। ये देखकर जेर कुतई आगे बढ़ता है और अलगिन खातून से पूछता है, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? जवाबन अलगिन खातून कहती, मैं नहीं जानती, वो दोनों सरगोशी कर रहे हैं। ये सुनकर जेर कुतई गुरबज को पुकारता है और वो दोनों उसके सामने आ जाते हैं और गुरबज जेर कुतई को थपकियां देता है। फिर कराबे खातून कहती हैं, तो तुम आगे जेर कुतई। तो गुरबज सिपाही ने मुझे हर चीज बता दी। और फिर गुरबज से कहता, तुमने इसे क्या बताया? जवाबन गुरबज कहता, क्या बताऊंगा, सब कुछ बता दिया। ये सुनकर जेर कुतई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो कराबे खातून जेर कुतई की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तो तुम वाकई ही बहादुर हो। हाँ जेर कुतई, तुम इतने बहादुर हो कि तुम इसका हाथ मांग सको, यानी कि जेर कुतई तुम मेरी बेटी के साथ प्यार करते हो। ये सुनकर जेर कुतई खुश होते हुए हाँ में सर हिलाता है। तो कराबे खातून कहती, मैं किसी पागल को अपनी बेटी नहीं दूंगी, मैंने ये कहा था, लेकिन गुरबज अल्पशार है, इसने कहा कि तुम सिर्फ दिखने में पागल लगते हो। ये सुनते साथ ही जेर कुतई खुशी से गुरबज को अपने गले लगा लेता है। फिर कराबे खातून कहती, मेरी 3 शरायतें हैं। तो जेर कुतई एकदम से कहता, मुझे कबूल है, सब कुछ कबूल है। इस पर कराबे खातून कहती है, रुको रुको, पहले सुनो तो सही, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ शादी की तो तुम कहाँ रहोगे? तो जेर कुतई कहता, हवेली में। इस पर कराबे खातून कहती है, नहीं, मुझे घर चाहिए। इस पर गुरबज कहता है, जेर कुतई हम घर तलाश कर लेंगे। तो कराबे खातून कहती है, मैं ओल्गिन के बदन जितना सोना हक मेहर में चाहती हूँ। ये सुनकर जेर कुतई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और आंखें फाड़ फाड़ कर ओल्गिन खातून को देखता है। तो गुरबज कहता है, बिल्कुल जेर कुतई, हम हासिल कर लेंगे। कराबे खातून तीसरी शर्त बताते हुए कहती है, तीसरी शर्त, इन शर्तों जितना बड़ा मुझे तोहफा चाहिए जो बहुत ही ऊंचा हो। ये सुनकर भी गुरबज कहता है, जेर कुतई बिल्कुल हम हासिल कर लेंगे। हर शर्त पर हाँ में हाँ मिलाने पर जेर कुतई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अपनी शरारत बताने के बाद कराबे खातून कहती है, पहले ये सब कुछ लेकर आओ और फिर मेरी बेटी का हाथ मांगना। चलो चलो। ये सुनते साथ ही जेर कुतई गुरबज के साथ वहाँ से चला जाता है। तो ओल्गिन खातून अपनी माँ से पूछती है, मजीद कुछ रह तो नहीं गया? उससे पूरा यानी शहर ही मांग लेती, हत्ता कि यानी शहर ही क्यों, एना गोल भी मांग लेती। वो आदमी इतनी चीजें कहाँ से लेकर आएगा? तो कराबे खातून उसको डांटते हुए कहती है, ओल्गिन, कराबे खातून की सिर्फ एक बेटी है, कराबे की बेटी से शादी करना आसान नहीं, उसे ये करना होगा। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।